हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो सीरीज़ चल रही थी पॉलिटिकल साइंस की बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ये पूरा का पूरा कंटेंट मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ, जिसमें हम अभी तक पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारी हेडिंग्स के बारे में बातें की। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ के साथ सब कुछ समझा रहा हूं। तो जो बुकिश नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सब कुछ सीरीज़ से उनको समझ में आए और वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, इस सारे डिस्कशन के बाद हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, और हम जानेंगे आज कांग्रेस का उदारवादी पक्ष और उसकी कुछ नीतियों के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे उदारवादी क्या होते थे या उदारवादी विचारधारा क्या थी, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे हेडिंग है कांग्रेस का उदारवादी पक्ष और उसकी नीतियाँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में हम डिस्कस किए थे कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी की जो आलोचना है वो क्यों होती थी, क्या आलोचना थी कांग्रेस पार्टी की, और हम समझे कांग्रेस पार्टी गठन कैसे हुआ था। तो आज हम देख रहे हैं कि उदारवादी पक्ष की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम था या भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो विश्व इतिहास की प्रमुख घटना है। वैसे तो दुनिया भर में फ्रांस की क्रांति भी हुई, रूस की क्रांति भी हुई, अमेरिका की क्रांति भी हुई, लेकिन उन क्रांतियों के अलावा भारत की जो आज़ादी की क्रांति है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसे ऐतिहासिक घटनाक्रम के केंद्र में रहा 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो कांग्रेस पार्टी थी 1885 में इसकी स्थापना हुई, हम पहले ही बता चुके हैं आपके लिए। 1947 तक की अवधि में ये पार्टी साध्य और साधनों के रूप में इसने काम किया। मतलब कई जगहों पर इस पार्टी ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आप ऐसा समझ सकते हो। प्रारंभिक टाइम पर कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूरी उदारवादी विचारधारा से भरी हुई थी, और बाद में इसमें उग्र राष्ट्रवाद आ गया, और गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त करने के पश्चात अहिंसात्मक आंदोलन भी इस पार्टी में हुए। यह इस पार्टी की मदद से अहिंसात्मक आंदोलन किए गए। 1885 से 1947 के मध्य कांग्रेस द्वारा स्थापित स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्नों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो 1885 से जो 1947 की कांग्रेस पार्टी रही, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले हमने आपको बताया था, वैसे हम फिर से बता रहे हैं कि रजनी पामदत्त एक लेखिका रही हुई हैं, और वो कहती हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक विकास संघर्ष की 3 बड़ी लहरों से गुजरा है। तो ऐसी 3 बड़ी बड़ी लहरें कौन सी थीं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहली लहर की बात करें तो डोंट वरी यार, ये कोरोना की लहर नहीं है, ये कांग्रेस की जो उदारवादी विचारधारा थी उसकी पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर है। तो पहली यहाँ पर हेडिंग दी हुई है आपके लिए, कांग्रेस का उदारवादी काल, यानी कि मॉडरेट पीरियड ऑफ कांग्रेस, जो 1885 से 1905 तक रहा। तो जैसा कि आप जानते हो कि कांग्रेस को अगर आपको समझना हो तो आप इसको 3 भागों में बांट सकते हो। पहला भाग बांट सकते हो 1885 से लेकर 1905 तक, जो आपके लिए यहाँ पर दे रहे हैं। यानी कि ये 20 साल का टाइम पीरियड था, बहुत शॉर्ट पीरियड था, और इसमें कुछ खास तरह की नीतियाँ, कुछ खास तरह की कार्य हुए। तो देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर कि 20 वर्षों के काल को उदार राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है, क्योंकि इन वर्षों में कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेजों को न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। मतलब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरू में अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर बहुत बिलीव करती थी, और अपनी बातों को, मांगों को पूरा करने के लिए ये लोग आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे। मतलब इनका मानना था कि अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे सारी बातों के लिए, कोई टेंशन नहीं है, और हमें तो सब पसंद है। ऐसे लोग हुआ करते थे शुरू के 20 सालों में कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस के इस काल के कुछ नेताओं की बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि फ्रेंड्स, कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता थे उस टाइम पर, जैसे एक का नाम है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विमल चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, मालवीय जी, रमेश चंद्र दत्त, बदरुद्दीन तैयब, रास बिहारी बोस। ऐसे कई नेता रहे जो उस टाइम पीरियड के माने जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो लहर आती है, दूसरा जो समय आता है कांग्रेस का, उग्र राष्ट्रवादी काल, जिसकी शुरुआत होती है 1906 से
और 1916 तक ये पीरियड चलता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उसके नेताओं द्वारा अपनाई गई अनुनय विनय की नीति का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। तो परिणाम नहीं निकला तभी तो सेकंड लहर आई ना। तो परिणाम नहीं निकला यानी कि शुरू में जो नेता थे वो देखते थे, हमने अभी डिस्कस किया कि वो बहुत विश्वास करते थे न्यायप्रियता पर अंग्रेजों की, तो उनको ये बात समझ में आ गई और आगे जाकर 1906 से 16 तक का जो पीरियड रहा, इस पीरियड के जो लोग थे या इस पीरियड के जो हम बोल सकते हैं कांग्रेस के नेता रहे, ये कहीं ना कहीं समझ गए थे अंग्रेजों की चाल को कि अंग्रेज लोग दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। तो इसी के साथ इस पूरे टाइम पीरियड में जो कांग्रेस पार्टी है वो 1907 में दो भागों में बट गई। एक ग्रुप का नाम था गरम दल, एक ग्रुप का नाम था नरम दल। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं कई बार फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। तो नरम दल गरम दल जो है उसकी कब विघटन हुआ, 1907 में हुआ। कौन सी मीटिंग थी कांग्रेस की, उसका नाम था सूरत अधिवेशन। इस काल के प्रमुख नेताओं की बात कर लेते हैं। अब हमने ऊपर वाली हेडिंग में बात करी 1885 से लेके 1905 तक के नेताओं के बारे में, तो इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा ना यार। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि अरविंद घोष, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये खास नेता हुआ करते थे। पिछली हेडिंग में मैं आपके लिए बताया भी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को तिकड़ी कहा जाता था उस टाइम पीरियड में, और इनका शॉर्ट फॉर्म या इनको शॉर्टकट में इन तीनों का नाम बहुत यूज होता था। आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, लाल, बाल और पाल, ये तीन नाम हुआ, ये तीनों का ऐसे शॉर्टकट में नाम चलता था उस टाइम पर। चलिए इसी के साथ ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, कांग्रेस का उदारवादी काल और साथ में राष्ट्रवादी काल। तो ये दो भाग हो गए, दो काल हो गए कांग्रेस पार्टी के। अब तीसरा काल की बात करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का गांधीवादी युग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं 1915-16 के बाद भारत में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये हुई कि गांधी का आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को भारत में। गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए और इसके बाद जो बदलाव आया कांग्रेस पार्टी में, इसलिए यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट उन्होंने बना के दिया है। तो क्या है थर्ड पॉइंट, कि स्वतंत्रता आंदोलन का यह काल गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, या गांधी युग ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि इन वर्षों में गांधी जी कांग्रेस के केंद्र थे। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किन पर बिलीव कर रही थी, गांधी पर बिलीव कर रही थी। और ये बात भी सच है कहीं ना कहीं कि गांधी के ही कुशल नेतृत्व का यह परिणाम था कि अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए हमने या गांधी जी ने जो है अंग्रेजों से हमारे देश को मुक्त कराया, आज़ाद कराया। तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जिस पर गांधी पे भी आरोप लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये राजनीति का इतिहास है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल ये सच बात है कि कोई भी व्यक्ति हो टोटली तरह किसी भी तरह से या कम्प्लीटली वो एक बोल सकते हैं हम लोग कि इंडिपेंडेंट सोच का नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं हर व्यक्ति के टाइम पीरियड में जिसको लेकर उसके बारे में चर्चा होती है, जिसको लेकर उसके बारे में अच्छा बुरा कई तरह की बातें की जाती हैं। चलिए, तो गांधी के बारे में भी ऐसी बातें होती हैं, तो ये हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैंने आपको केवल बताया, मुझे ठीक लगा बताना। चलिए अगली हेडिंग है हमारी कांग्रेस का उदारवादी काल। तो आप बात तो कर चुके हैं आप कांग्रेस पार्टी की, आप बात तो कर चुके हैं उदारवादी काल की। उदारवादी काल 20 साल चला, 1855-1905 तक चला। अब ज़रूरी है ना यार कि इसको डिटेल में समझें हम, क्योंकि ओवरऑल बीए पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो ज़रूरी है कि डिटेल में पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो 11-12 आर्ट्स के बच्चे ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस काल के नेताओं को उदारवादी की संज्ञा दी गई। क्या संज्ञा दी गई? उदारवादी संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना नहीं था, बल्कि भारतीयों के लिए कुछ रियायतें एवं सुधार प्राप्त करना था। तो बहुत ज़्यादा विश्वास था इस काल के नेताओं को सरकार के या ब्रिटिश सरकार के कानून पर, ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था पर। तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा पूर्ण आज़ादी के लिए डिमांड नहीं उठाई गई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कुछ रियायतें चाहते थे बस इस पीरियड के लोग, या शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी थी वो कहीं ना कहीं संपूर्ण आज़ादी की या पूर्ण आज़ादी की बात नहीं करती थी। तो ये हमको समझना है। इसके अलावा इस काल के नेताओं ने प्रस्तावों यानी कि प्रपोजल्स, प्रार्थना पत्र और प्रोपेगेंडा की कार्यनीति अपनाई। तो कैसी नीति अपनाई कि बस प्रस्ताव भेजो, प्रार्थना करो अंग्रेजों से और प्रोपेगेंडा अपनाओ। ये 3 तरह की चीज़ें थीं।
इन नेताओं ने कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में एक मांगें पास करके सरकार के सामने रखी। इनमें से कुछ मांगें निम्नलिखित हैं। तो अब बात करते हैं उन मांगों की जो उस काल के नेताओं ने, मतलब राष्ट्रवादी काल जो था, उदारवादी जो काल था, उस समय के नेताओं ने रखी। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब फ्रेंड्स पहला पॉइंट आपके लिए बता रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि उस समय के नेताओं ने पहली जो मांग रखी वो क्या थी कि भारत सचिव एक पद होता था और भारत परिषद भी एक पद होता था। इन पदों को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये डिमांड कर रहे थे उस समय के नेता लोग। दूसरा पॉइंट था सैनिकों की संख्या तथा सैन्य व्यय में कमी हो। दोस्तों आप लोग जानते हो अंग्रेज देश में जब आए तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा वो सैनिकों की संख्या बढ़ा कर रखते थे और बहुत ज़्यादा आर्मी पर खर्चा, डिफेंस पर खर्चा करते थे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बोला कि अंग्रेजी लोग देश में कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पूरा ध्यान डिफेंस के मामलों में सेना के ऊपर ज़्यादा है। उनको ज़्यादा सुविधाएं देते थे सैनिकों को, और आम जनता को सुविधाएं नहीं थी। इसी वजह से इस समय के नेताओं ने, उदारवादी काल के नेताओं ने ये मांग रखी। ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग की बात करें, भारत में प्रतिनिधि सभाएं स्थापित की जाएं। मतलब उदारवादी काल के नेता डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि प्रतिनिधि संस्थाएं बने और ये संस्थाएं के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी बात रख सके। साथ में ये भी चाह रहे थे उदारवादी नेता कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उनको और शक्तियां दी जाएं और सरकार नियंत्रण क्या किया जा सके, उन पर से कम किया जा सके। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कलेक्टर के जो पद हैं या कलेक्टर्स की जो पोस्ट है वो अंग्रेज़ों के टाइम पर क्रिएट हुई और इसी की वजह से जो लोकल बॉडीज़ होती थी, जैसे कि आपको अगर पता होगा, पता ना हो तो बता देता हूँ मैं, कि सबसे पहले जो बोल सकते हैं आप लोग कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या नगर पालिका, नगर निगम खोले गए, तो वो हिंदुस्तान के 3 बड़े शहरों में खोले गए थे। एक शहर का नाम था बम्बई, एक शहर का नाम था मद्रास और एक शहर का नाम था कलकत्ता। तो ये तीनों शहरों की अगर हम बात करें तो इन तीनों शहरों के अलावा भी कुछ जगहों पर नगर निगम या स्थानीय संस्थाएं खोली गई थी। तो इनका कहना था कि इन संस्थाओं को शक्तियां दी जाएं, क्योंकि कोई संस्था खोलने से थोड़ी कुछ होता है, केवल सरकार बनने से कुछ नहीं होता ना। जैसे सरकार काम करे तब वो सरकार है। इसके अलावा नमक पर टैक्स कम हो, ये इनकी डिमांड थी। तो ये इस मामले में जो है इनका विचार आया, लेकिन इस विचार का, इस डिमांड का पूरा काम किया गांधी जी ने। तो वो भी थोड़ा सा हम आगे देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आते जाएंगी उनमें। अगला पॉइंट है न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग किया जाए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी डिमांड थी और बहुत ही इफेक्टिव डिमांड रही है, लेकिन आप जैसा कि जानते हो कि इसको लेकर तो अंग्रेजी लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि आप जानते हैं अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका अंग्रेज ये कर देते, वो यही सोच रहे थे अगर वो ऐसे कर देते तो उनका रूल चलना पॉसिबल ही नहीं था। तो दोस्तों बहुत बुरी चीज़ होती है कि न्यायपालिका कार्यपालिका एक रहें। इसलिए आज़ादी के बाद हमने क्या सिस्टम अपनाया कि हमारे यहाँ तीनों संस्थाएं, मतलब न्यायपालिका जिसको आप बोलते हो जुडिशरी, हमारे यहाँ कार्यपालिका जिसको आप बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और विधायिका जिसको बोलते हैं आप लेजिस्लेचर, ये तीनों क्या हैं, अपने आप में अलग अलग हैं। कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो ऐसी डिमांड उस समय उठाई गई, विदेशी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाए। तो दोस्तों आप जानते हो कि अंग्रेज जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल दूंगा कपड़े का, तो हमारे यहाँ से वो रुई जो होती थी, उस रुई के फॉर्म को या उस रुई को ये लोग रॉ मटेरियल के फॉर्म में इंग्लैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब देशों में ले जाते थे। मतलब पूरे यूरोप में हमारा रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ कपड़े तैयार होते थे और वही कपड़े तैयार होकर महंगी कीमतों में हिंदुस्तान के बाज़ारों में बिकते थे। और सबसे ख़ास बात ये थी कि इन पर बहुत ही कम टैक्स लगाया जाता था, जिससे भारत के जो उद्योग थे वो बंद होते जा रहे थे। हथकरघा उद्योग की बात कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। इस वजह से उदारवादियों की एक विचार यहाँ पर ये भी आया। अगली पॉइंट है उच्च पदों पर भारतीयों की भी नियुक्ति की जाए और सिविल सेवा की परीक्षाएं भारत में भी आयोजित हों। तो भारतीयों की नियुक्ति की जाए उच्च पदों पर। क्यों? क्योंकि अगर कोई भारतीय व्यक्ति उच्च पदों पर होगा तो पक्की बात है वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कुछ सोचेगा या सरकार से बात करेगा। दोस्तों अंग्रेज लोग इतना ज़्यादा भेदभाव करते थे कि वो किसी भी इंडियन को ऊंचे पदों पर नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था जिस व्यक्ति के पास जितना पावर होगा, स्पेशली भारतीय व्यक्ति, वो उतना ज़्यादा उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करता, इंटरफेयर करता। इसके अलावा
जो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा होती थी, जिसको आज आप यूपीएससी बोलते हो, इन संस्थाओं जिनको आज आप यूपीएससी बोलते हो, तो परीक्षा उस समय इस परीक्षा को उस समय बोलते थे आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस। ये परीक्षा भारत में ना होकर कहाँ होती थी, लंदन में होती थी, इंग्लैंड में होती थी। तो डिमांड रखी इन्होंने कि ये परीक्षा भारत में की जाए। एक अगला पॉइंट था कृषि बैंक खोले जाएं जहाँ से किसानों को सस्ते ऋण मिल सकें। तो ये इनकी डिमांड है। जैसा कि आप जानते हो ना कि आज सरकार ने क्या किया हुआ है, बहुत सारे एडीबी खोल के रखे। एडीबी मतलब होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, जैसे स्टेट बैंक होती है या एचडीएफसी बैंक होती है। ऐसे कई बैंक हैं जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए पर्टिकुलरली। तो इन बैंकों में क्या होता है, किसानों को बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है और साथ में सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो उस समय ये विचार था, भारत की निर्धनता के कारणों का पता लगा को उसे दूर किया जाए, एक ये पॉइंट भी था। तो दोस्तों सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि अगर अंग्रेज इन सारी चीज़ों को मान जाते तो यार तुम और हम यहाँ पर क्यों बैठे होते, हम वीडियो डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ शॉर्टकट में कि इन सारे पॉइंट्स को लेकर अंग्रेजों ने कोई भी काम नहीं किया, या बोल सकते हैं एक आधा अधूरा काम किया। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद जो अगले व्यक्ति आए या उसके बाद जो अगले दल आया 1885 से 1905 के बाद, उसकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी कुछ हेडिंग्स भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे एक हेडिंग आपको दे रहे हैं, उदार राष्ट्रवादियों के सिद्धांत। मतलब क्या सिद्धांत हैं इनके सिद्धांत को हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी हमारी वो होगी उदारवादियों की उपलब्धियाँ। मतलब इनको क्या अचीवमेंट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात मानी नहीं अंग्रेजों ने, लेकिन फिर भी कुछ अचीवमेंट हो, उस बारे में भी आपको एक हेडिंग यहाँ पर दे रहे हैं। उदारवादियों का मूल्यांकन बताया हुआ है कि उदारवादी कैसे थे। उसके बाद उग्र राष्ट्रवादियों का पक्ष आएगा। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत बड़ा पीडीएफ है ये, इसमें बहुत कुछ डिटेल में है चीज़ें, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि आराम से समझें, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बहुत डिटेल में या बोल सकते हैं लेंथी वीडियो में समझेंगे तो दिक्कत होगी। तो आप शॉर्ट वीडियो क्लिप्स में समझिए। हमने ये हेडिंग डिस्कस करी इस वाले वीडियो में। बाद की जो हेडिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमको कुछ सीखने मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो लोग बीए के स्टूडेंट हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।